देखो, पिछली क्लास में हमने ना टॉर्क के बारे में पढ़ा था। तुम्हें वो डोर की एग्जांपल दी थी कि कैसे फोर्स लगानी है और टॉर्क का रिलेशनशिप क्या होता है। क्या रिलेशनशिप होता है बेटा टॉर्क का? आर वेक्टर क्रॉस ऑफ आर वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर। एफ वेक्टर क्या होता है? फोर्स। चलो एक ना क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, अभी तुमने देखा भी था। देखो, इस क्वेश्चन से स्टार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ये क्वेश्चन आया था जेई में। देखो, हार्ट शेयर्ड ऑब्जेक्ट, दिल तो हमेशा कॉम्प्लिकेटेड ही होता है ना, इसलिए क्वेश्चन भी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि कभी दिल कहता है पढ़ो, ये तो मुश्किल ही है, ऐसे तो कभी कहता नहीं है पढ़ो, है ना। हाँ, क्वेश्चन तो अभी नोट करने का टाइम दूंगा मैं, पहले सॉल्व करते हैं। तुम सिर्फ रीड करो, मैं तुम्हें टाइम दूंगा नोट करने का। रीड करो, सॉल्व करते हैं अभी। कैलकुलेट द टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी शोन इन द फिगर अबाउट द पॉइंट ओ। देखो बेटे, वो पॉइंट पे तुमने टोटल टॉर्क की वैल्यू निकालनी है। टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। अब इसमें हम एक चीज़ दिमाग वाली सोचेंगे। मैंने तुम्हें बताया था कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के पैरेलली अगर तुम फोर्स लगाते हो तो टॉर्क उसमें प्रोड्यूस होएगी? नहीं होएगी। जैसे ये डोर की एग्जांपल ली थी ना, मैंने कहा था कि अगर सपोज ये डोर रीजन के पास है, तुमने इसको पैरेलली लगाई फोर्स, तो टॉर्क प्रोड्यूस होएगी? टॉर्क तो कब प्रोड्यूस होएगी? जब मैं दरवाज़ा खोल दूंगा, मतलब तुम्हारी जब वो फोर्स परपेंडिकुलर होएगी। क्या होएगी? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर होती है तो टॉर्क लगती है। अब देखो, ये हमारे पास ना डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस लग रही हैं एक हार्ट शेप्ड ऑब्जेक्ट में। हमने हर एक फोर्स का टोटल टॉर्क इवैल्यूएट करना है। सबसे पहले मैं ये आसान वाली लेता हूँ, 10 न्यूटन्स। क्या लेता हूँ? 10 न्यूटन। अब मेरे को बताओ, ओरिजिन तो ये है, तो आर वेक्टर क्या हो गया? 4 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर को मीटर में करो, कितना हो गया? 0.0। अच्छा, अब ये फोर्स लग रही है। मैंने कौन सा रूल सिखाया था बेटे? राइट हैंड। कौन सा रूल था? राइट हैंड। आर की तरफ रखा अपना हाफ फिंगर्स, क्रॉस की कहाँ पे लगी है? कहाँ पे लगी है? 10 न्यूटन। कहाँ पे लगी है? तो आर क्रॉस एफ किया तो ये कहाँ पे आया? यानी कि ये जो टॉर्क की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 0.04 इंटू आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। कहाँ पे आ गई? चलो क्वेश्चन को भी नोट करो, इसकी निकालो, फिर आगे निकालते हैं। फटाफट से करना है। टाउ 1 इज इक्वल टू 0.04 इंटू 10 न्यूटन। और आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर आई तो मैंने ये ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया डॉट से। सिखाया था ना, डॉट होता है और एक क्रॉस होता है, सिखाया था ना बेटे? ठीक है दीपिका? ये हमने निकाली 10 न्यूटन वाली वाले, इसकी वजह से टॉर्क निकाल ली। संडे को तुम्हारा ना कंप्लीट वर्क पर एनर्जी तक का टेस्ट होगा, ठीक है? दे दोगे अच्छे से पढ़ के टिल वर्क पर एनर्जी तक सारा संडे को? मैं डाल दूंगा ग्रुप में, करो नोट। कर लिया? संडे को मैथ। हाँ तो कोई बात नहीं, ये ना मुझे बताया करो केमिस्ट्री का टेस्ट है, मैथ्स का टेस्ट है या कुछ है, सारे टेस्ट हैं। टाउ 1 कर लिया इसको? अनाया है, कर लिया?
और ना वहाँ पे काम करो, दिवजोत के साथ चले जाओ, वहाँ से इसको सीखते तो रहेगा कि चेयर फ्री करता हूँ और शरारतें मत करना मतलब ऐसे ही इसको तो ही करता टाउ वन आ गया। टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से? ओरिजिन से। अच्छा अब देखो, ये तो 10 न्यूटन की सॉल्व कर ली, अब मैं 5 न्यूटन की सॉल्व करता हूँ। ये 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है और पोजीशन वेक्टर भी यही है, पोजीशन वेक्टर भी यही है, 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है। तो मुझे बताओ टॉर्क क्या होएगा? 5 न्यूटन भी इस तरफ लग रहा है और 3 सेंटीमीटर भी यही है, मतलब दरवाजे का वो वाला केस कि मैं फोर्स कहाँ पे लगा रहा हूँ? फोर्स कहाँ पे लगा रहा हूँ? पैरेलल। कहाँ पे लगा रहा हूँ? तो क्या दरवाजा खुलेगा? खुलेगा दरवाजा? नहीं खुलेगा। तो उसकी जो टॉर्क है वो कितनी आ जाएगी? क्या आ जाएगी? 0। करो उसको, वो वाले का लिखो 0, इसकी होगी 0। इसकी आ गई 0। अब ये 15 न्यूटन की करता हूँ। देखो 15 न्यूटन इधर को लग रही है, देख रहे हैं सारे, टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड लग रही है कि टुवर्ड्स द राइट साइड लग रही है? कहाँ लग रही है? टुवर्ड्स दी लेफ्ट साइड। अगर लेफ्ट साइड लग रही है तो ये ऐसे 15 न्यूटन बना दिया मैंने। हाँ अच्छा, अब अगर ये 15 न्यूटन है तो इसका कंपोनेंट यहाँ पे ले लेंगे बेटे। कितना हो जाएगा? 15 कॉस 37। ये कितना हो गया? 15 कॉस 37। लेकिन पोजीशन वेक्टर भी यहीं पे है और 15 कॉस 37 डिग्री भी यहीं पे है, तो टॉर्क कितनी होएगी? 0। अगर ये कॉस 37 है तो परपेंडिकुलर वाला भी होगा। परपेंडिकुलर क्या होता है? 15 साइन 37। तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये आ जाएगा ऐसे 15 साइन 37। साइन 37 की वैल्यू क्या होती है? साइन 37 तुम्हें शुरू में पढ़ाया था। गलत है ना बात बेटे, तुमको लर्न नहीं है ना। तुम्हें बताया था साइन 37 3/5 कितना होता है? बोलो सारे, साइन 37 इज इक्वल टू 3/5। तो ये हो गया 15 इंटू 3/5। 15 इंटू 3/5, 15 कितना हो गया? 3/5 9। ये कितना हो गया? 9। अच्छा अब इसकी अगर टॉर्क निकालेंगे तो टॉर्क का फॉर्मूला हो गया 9 इंटू, ये कितना डिस्टेंस है? 6 सेंटीमीटर है। 6 इंटू 10⁻⁻²। 9 इंटू 6 कितना होता है? कितना होता है? 54। 54 इंटू 10⁻², कितना हो गया? 0.54। ये क्या आ गया? टाउ टू। किसकी वैल्यू आई है? टाउ टू की। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, अब एक चीज़ ध्यान से देखना, राइट हैंड थंब रूल से इसकी डायरेक्शन निकालनी है। फोर्स कहाँ पे लग रही है? ये लग रही है ऐसे। ये क्या है? आर। तो हाथ कैसे चलाऊंगा? आर वेक्टर क्रॉस ऑफ, ऐसे हो गया, ऐसे जाएगा। तो कहाँ पे आ गया बेटे? इंटू द लेंथ पेपर। तो इसकी टॉर्क कहाँ पे आ गई? ये कौन सी वैल्यू है टॉर्क की? टाउ टू। कहाँ पे आ गया? इंटू इंटू मतलब क्रॉस। समझ आया सभी को? यार क्वेश्चन समझ में आने चाहिए, बात समझ में आ रही है? तो ये 0.54 हो गया, क्रॉस लगा दो साथ में, तो साथ में लगाओ क्रॉस। अच्छा अब कौन सी हो गई? 15 न्यूटन भी हो गई, 5 न्यूटन भी हो गई, 10 न्यूटन भी हो गई, कौन सी रह गई? 20 न्यूटन को सॉल्व करते हैं। ये फोर्स ऐसे लग रही है, तो टाउ थ्री क्या होता है? आर वेक्टर क्रॉस ऑफ एफ वेक्टर। आर कितना है इसमें? आर कितना बेटे? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर मतलब 0.04 इंटू एफ। एफ कितना है? एफ कितना है? 20 इंटू 20, है ना? 0.04 आर वेक्टर क्रॉस ऑफ एफ वेक्टर इंटू 20। तो जब तुम खोलोगे तो साइन ऑफ क्या भी आएगा? 30 आएगा ना। पता है क्यों? ये देखो, ये 150 है, ये 150 है और यहाँ पे कितना है? टोटल 180 डिग्री होगा ना। तो ये वाला एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो गया? साइन ऑफ 30। साइन ऑफ 30 कितना होता है? 1/2। अच्छा अब
मुझे दिवजोत बताएगा इसकी डायरेक्शन कहाँ पे होगी, बाकी सब अपने मन में सोचो। क्रॉस होगी कि डॉट होगी? क्रॉस होगी कि डॉट होगी? किसकी वजह से निकाल रहे हैं हम? 20 न्यूटन की वजह से। बताओ क्रॉस होगी कि डॉट होगी? डॉट। डॉट। हाँ वो तो ठीक है, डॉट का मतलब आउट ऑफ द प्लेन होता है। इसको लास्ट में इधर से चलो। आगे बेटा बताओ, डॉट होगी कि क्रॉस होगी? चाहे क्या होगा? इधर बच्चे बेटी बेटी इधर जाने दो। तुम्हारी मैडम उधर है। डॉट होगी कि क्रॉस होगी बताओ? हाँ कौन सी होगी चेक? दरवाजा बंद कर दो बेटा। ये बंद कर दो दरवाजा। कौन सी फोर्स है? 20 समझ में नहीं आ रहा। 20 न्यूटन कहाँ पे लग रही है? ऐसे कैसे लग रही है? ऐसे 20 न्यूटन ये लग रही है। अब मेरे को क्या करना है? आर क्रॉस सेव करना है। क्या करना है? आर क्रॉस। अच्छा आर कहाँ पे है? आर कहाँ है? ये आर। तो आर क्रॉस सेव करोगे तो कहाँ पे आएगा? ये आर है, ये एफ है इधर। आर क्रॉस एफ तो ये कहाँ पे आया शाम को? कहाँ पे आया? इनटू द प्लेन। तो क्या आएगी ये? इनटू द प्लेन क्रॉस। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। डिफिकल्ट क्या, बता तो दिया सारा। तो ये भी हो गया क्रॉस। आर क्रॉस एफ देखो, तुम बहुत ध्यान से देखना होता है कितनी वैल्यू हो जाएगी। ये तो हो गई ना 0. ये आ गया 10। कितना आ गया ये? 0.4। साथ में क्या हो गया? क्रॉस। अब नेट टॉर्क निकालने के लिए क्रॉस वाले ऐड हो जाएंगे, माइनस डॉट वाला हो जाएगा। क्रॉस वाले ऐड हो जाएंगे। बताओ 0.4 प्लस 0.54 कितना होता है? 0.94। 0.94 माइनस 0.4 0.9। आंसर क्या आ जाएगा? 0.9। समझ आया सभी को? समझ आया? अच्छा अब सिर्फ मेगा बताएगी, बस ध्यान से सुनो। मेगा एक बात बताओ, ये हमारे पास ना ओरिजिन है और एक फोर्स लग रही है यहाँ पे 20 न्यूटन की, और यहाँ से इस तरफ को फोर्स लग रही है 30 न्यूटन की। जो रेफरेंस है वो ये है, ये रेफरेंस है। तो मेगा आप ये बताओ कि 30 न्यूटन फोर्स की वजह से टॉर्क कितनी प्रोड्यूस होगी? ये जो डिस्टेंस है ये 2 मीटर है और ये वाला डिस्टेंस भी कितना है? 3 मीटर है। 30 न्यूटन फोर्स की वजह से टॉर्क कितनी प्रोड्यूस होगी बताओ? मेगा बोलो। ट्राई करो बेटे, ट्राई करना इंपॉर्टेंट है। बोलो भाई। मैंने क्या पूछा? 30 न्यूटन की वजह से टॉर्क कितनी होगी बताओ? हाँ ये 2 मीटर्स का डिस्टेंस है। 30 न्यूटन की वजह से टॉर्क कितनी होगी? ध्यान से सोच के बताओ। क्वेश्चंस के साथ ना ऐसे होता है, समझो तो मौज है वरना समस्या रोज। हाँ भैया आपने तो हेल्प दिखा है। एक बात बताओ, देखो मैंने तुम्हें अभी तो बताया ना बेटे, दरवाजा की भी एग्जांपल दी। हाँ क्या होगी? क्योंकि ये तो लाइन ऑफ एक्शन में लाई कर रहा है ना, मतलब तुम डोर को ऐसे पुल करे जा रहे हो, उससे तो कोई फर्क ही नहीं है। तो इसकी वजह से टॉर्क कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 0। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन नोट कर लिया, आंसर भी नोट कर लो इसका। कर लिया सारा? हो गया कंप्लीट? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। अब पिछली बार ये ना हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया किया था। क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बेटे? डेफिनेशन क्या होती है उसकी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने पढ़ा था ना, रोटेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। और मैंने बोला था कि इनर्शिया को बोलते हैं इनेबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू
चेंज इट्स कॉन्फ़िगरेशन। रोटेशनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बोला था इनएबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स रोटेशनल कॉन्फ़िगरेशन, उसको रोटेशनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, अब ना डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला भी तुमको बताया था, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। क्या होता है? आई इज इक्वल टू एम इंटू आर स्क्वायर। एम क्या होता है? मास। आर क्या होता है? डिस्टेंस। चलो, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले हम निकालते हैं। कैलकुलेशन देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की क्या होगी। मान लो यहाँ पे एक मास पड़ा हुआ है और ये दूसरा मास पड़ा हुआ है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ये ऐसे ये ट्रायंगल वाला सिस्टम है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि रेफरेंस एक्सिस कहाँ है। कभी भी कोई अगर आपको कहता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इवैल्यूएट करो, तो आपने बोलना है कि रेफरेंस एक्सिस पहले बताओ किसके क्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकालना है। तो यहाँ पे मैं रेफरेंस एक्सिस कह देता हूँ ऐसे, मतलब इस एक्सिस के क्रॉस ऐसे रोटेट करेगा। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को भी मैं 2 मीटर बोल देता हूँ, और यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है इसको मैं क्या बोल देता हूँ? 1 मीटर। ठीक है, अच्छा ये 1 kg है, ये कितने kg है? 2 kg। ये क्या हो जाएगा? 3 kg। तो अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगाओगे, आप लगाओगे आई इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है? एम इंटू आर स्क्वायर, फिर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस एक्सिस, इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम दी। अब मुझे बताओ, अगर मास की वैल्यू 2 है तो एम इंटू आर स्क्वायर 2 इंटू डिस्टेंस कितना है रेफरेंस एक्सिस का? 2 से, 2 से रेफरेंस एक्सिस का डिस्टेंस कितना है? 0। कितना है? क्योंकि रेफरेंस एक्सिस के ऊपर ही 2 लाई करके है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू आर का डिस्टेंस कितना है? ये कितना डिस्टेंस है? 3 मीटर। कितना डिस्टेंस है? 3 मीटर। तो अब क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 प्लस 1 इंटू ये डिस्टेंस कितना है? 1 का स्क्वायर, तो 1 इंटू 1 हो गया। तो आई की वैल्यू इक्वल्स टू 9 इंटू 3 27, 27 प्लस 1 क्या होगी? 28 kg मीटर स्क्वायर। अच्छा, इसके यूनिट्स होते हैं kg मीटर स्क्वायर। पता है क्यों? क्योंकि आई का फॉर्मूला होता है एम इंटू आर स्क्वायर, और मास के यूनिट्स क्या होते हैं? kg, और डिस्टेंस के क्या होते हैं? मीटर। तो kg इंटू मीटर स्क्वायर होगा। समझ आया सभी को? हाँ, मतलब ये जो ट्रायंगुलर वाला सिस्टम है ना, उस रेफरेंस एक्सिस के क्रॉस ऐसे घूम रहा है। ठीक है, अच्छा दूसरा केस, ये कर लिया नोट सभी ने? नोट करो फटाफट से, क्वेश्चन है एग्जाम्पल के साथ हमने करी नोट। ठीक है, चले आगे। थर्ड भी आ गया। अब देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूँ मैं एक और ऑब्जेक्ट का। तुम्हें मास की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से दी हुई है, जैसे ये एक्सिस है, यहाँ पे एक मास पड़ा हुआ है कितना? 1 kg का। फिर ये पड़ा हुआ है 2 kg का, स्क्वायर है बेसिकली। यहाँ पे पड़ा हुआ है 3 kg का, और ऐसे पड़ा हुआ है 4 kg का। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना ज़रा, और डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर का है, स्क्वायर की साइड 1 मीटर की है। रेफरेंस एक्सिस ये वाली है। बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू। ओरल क्वेश्चन है बेटे, तुम देख के ही बता दोगे अगर समझ आ गया तो।
7, और 7 हो गया, ये वाले दोनों तो ज़ीरो ही हो गए, इसका भी ज़ीरो हो गया और इसका भी ज़ीरो हो गया, बचा गया सिर्फ 3, इसका एम आर स्क्वायर होता है, तो m कितना है 3 इंटू आर स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर हो गया, 3 इंटू 1 कितना हो गया 3, ऐसे ही 4 इंटू 1 कितना हो गया 4, 3 प्लस 4 कितना हो गया, बात ख़त्म। ठीक है, जो आपके पास सेंटर ऑफ मास था उसका फॉर्मूला क्या था, एक्स सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 अपॉन, और अगर मान लो सेंटर ऑफ मास का इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला करना हो तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/m इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dm। क्लियर है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, mr स्क्वायर, क्या होता है, पिछली बारी टॉर्क पढ़ाया था, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आर वेक्टर क्रॉस ऑफ, आर वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर, आर वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर। अच्छा, टॉर्क और इनर्शिया के बीच में भी रिलेशन बताया था, क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फॉर्मूला है mr स्क्वायर। अल्फा क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ए इज इक्वल टू आर अल्फा, ए इज इक्वल टू आर, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ओमेगा क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी। अब लिखो, हेडिंग बनाओ, लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए ना मैंने यहाँ पे रिंग बना ली, और रिंग का लेट अस सपोज कंप्लीट रिंग का जो मास है वो कैपिटल एम है, ये ऐसे बना दिया। इसका जो रेडियस है वो क्या है मेरे पास, कैपिटल आर, क्या रेडियस है, कैपिटल आर, ये हो गया। ये ऐसे रिंग है, क्या वो आप खुश की हो गए, रिंग से वेडिंग रिंग याद आई, पता लग गया। सुनो, देखो अब इसकी जो रेफरेंस एक्सिस है ना वो ये वाली है, तुमने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। जब भी मैं डॉटेड एक्सिस बनाऊँ ना तो इसका मतलब होता है द लाइन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, समझ रहे हो, द लाइन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, मतलब ये ऐसे ऐसे पेनिट्रेट करके जा रही है, समझ रहे हो बात। अगर ये पूरी रिंग है तो उसके सेंटर से लाइन उसको पेनिट्रेट करके जा रही है। अगर मैंने डॉटेड बनाई, अगर मैंने प्लेन बनाई होती तो दैट मींस इट इज पैरेलल टू द डायमीटर ऑफ द रिंग। ठीक है, आगे आगे और करेंगे तो पता लगेगा, ये पता लग गया। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैंने तुम्हें तरीका बताया था, इसमें भी हम सेम करते हैं कि हमने ना आर डिस्टेंस पे ही जाना है और इसको ना डीएम से ब्रेक कर लेते हैं। किससे ब्रेक कर लेते हैं, डीएम से। तो अगर हम यहाँ पे इसका स्मॉल इनर्शिया निकाल लें, स्मॉल इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, m इंटू आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे m की जगह क्या है, dm, dm इंटू आर स्क्वायर। जो तुम्हारी रेफरेंस एक्सिस है r उसका डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस कितना है, कितना है, कैपिटल आर, तो dm इंटू क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर। अगर मैं i की वैल्यू निकाल लूँ, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी आई विच इज इक्वल टू वॉट, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई की वैल्यू पुट करो, क्या हो जाएगी, dm इंटू आर स्क्वायर। अच्छा, आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, dm। कंप्लीट मास ऑफ द रिंग मैंने कैपिटल एम बोला था, कितना बोला था। अब मुझे ये बताओ कि जब dm 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 कंबाइन हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, कैपिटल एम बन जाएगा। तो इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा रिंग का, क्या होगा रिंग का, एम आर स्क्वायर, क्या होगा। लेकिन ये कौन सी एक्सिस है, ये एक्सिस है कि अगर सपोज ये मेरे पास रिंग है, ये रिंग है तो बिल्कुल परपेंडिकुलर कैसे होगी, जो उससे पास हो रही है उसके सेंटर से, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। समझ आया, लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। लिखो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे ये रिंग है ना पूरी, अगर देखो इधर रिंग है तो जो एक्सिस है वो इसमें से पास हो रही है ऐसे। देखो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग,
about an axis which is passing from its center, and is perpendicular to the plane of the ring, and is perpendicular to the plane of the ring, and is perpendicular to the plane of the ring, which is passing from its center and is perpendicular to the plane of the ring. ठीक है, पता लग गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग। अच्छा, अब हमने ना सेकेंड इवैल्यूएट करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क। नेक्स्ट लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क। इसमें काम करना पड़ेगा डिस्क में। डिस्क जैसे मान लो ये मैंने पूरी डिस्क बना दी। अच्छा, और ये सॉलिड डिस्क है, डिस्क तो ऑब्वियसली होती है सॉलिड है डिस्क। ठीक है, इसके सेंटर से निकालना है, मतलब विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क, ऐसे निकालना है। अब मुझे बताओ, इसका जो छोटा एलिमेंट है, क्या मैं रिंग ले सकता हूँ? रिंग ले सकता हूँ। मान लो मैंने ये कंसिडर कर लिया रिंग, क्योंकि बेटे डिफरेंट डायमीटर्स की रिंग्स कंबाइन होएंगी तो वो डिस्क की बन जाएगी। छोटी रिंग, फिर उससे बड़ी रिंग, फिर उससे बड़ी रिंग, तो पूरी डिस्क की बन जाएगी। तो ये मेरे पास ये मैंने ऐसे बना लिया। बना लो तुम भी साथ साथ। अच्छा, ये जो डिस्क है पूरी, इसका जो रेडियस है वो मैं कैपिटल आर बोल देता हूँ, और डिस्क का जो मास है उसको मैं कैपिटल एम बोल देता हूँ। ये जो आपने रिंग बनाई ना बीच में, ये आप गए सेंटर से एक्स के डिस्टेंस पे गए और डिस्क को किससे तोड़ लिया? किससे तोड़ लिया बताओ? डी एक्स से। यहाँ तक बात समझ में आ गई? देखो, मैंने रिंग से क्यों तोड़ा? क्योंकि स्मॉल रिंग और फिर उससे बड़ी रिंग और उससे बड़ी रिंग अल्टीमेटली क्या बन जाएगी? कंप्लीट डिस्क। क्या बन जाएगी? रेडियस ऑफ द डिस्क कितना है? पूरी डिस्क का रेडियस कितना है? कैपिटल आर। पूरी डिस्क का मास कितना है? कितना मास है? कैपिटल है। अच्छा, अब देखो, इसका मेरे को इंटीग्रेशन अगर करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो पहले मुझे ये बताओ, अगर पाई आर स्क्वायर है, बहुत ध्यान से सूर्य समझना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर का मास कितना होता है बताओ? कितना मास है? एम। तो 1 का मास कितना होगा? एम अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो मैंने पिछली बारी फॉर्मूला बताया था कि जो भी डिस्क्रीट पार्ट होता है ना, उसका लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो इसकी लेंथ, ये जो पार्ट है पूरा, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर तो पूरे की होगी ना, इसकी कितनी है? ये एक्स डिस्टेंस, 2 पाई एक्स क्या हो जाएगी? तो 2 पाई एक्स लेंथ, और साथ में ब्रेड्थ कितनी है? डी एक्स। तो 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एम अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स। यूनिटरी मेथड समझ आया? फिर से देखते हैं। देखो, कंप्लीट डिस्क का रेडियस कितना है बेटे? कितना रेडियस है बेटे? बोला करो, कितना रेडियस है? कैपिटल आर। तो उसका एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का मास कितना है? कैपिटल एम। तो 1 का कितना हो जाएगा? एम बाई पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई एक्स डी एक्स का कितना हो जाएगा बताओ? एम बाई पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई एक्स डी एक्स। अच्छा, ये पाई से पाई क्या हो गया? कैंसिल, इक्वल्स टू, तो ये आ गया मेरे पास 2m इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये आ गया। ये किसकी वैल्यू है? डी एम की। किसकी वैल्यू है? करो इसको नोट पहले। डी एम की वैल्यू निकालो।
2/x into dx. ठीक है. अच्छा, अब मुझे बताओ डी की वैल्यू किसके इक्वल होगी. डी आई इज इक्वल टू डी एम इंटू क्या करूँ. रेफरेंस एक्सिस से कितना डिस्टेंस है x. तो डी एम इंटू क्या हो जाएगा. डी एम इंटू एक्स स्क्वायर. डी एम की वैल्यू कितनी है बेटे. डी एम की वैल्यू कितनी है. 2m आर स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स. साथ में क्या एक्स स्क्वायर. तो ये एक्स क्यूब बन गया. तो यहाँ से डी आई, यहाँ से आई कितना हो जाएगा. आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी आई विच इज़ इक्वल टू 2m/r स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू डी एक्स. एक्स क्यूब डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है. एक्स क्यूब डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है. एक्स रेज़्ड टू पावर 4/4. लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक लूँ मैं. लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक लूँ. डायग्राम से देख के बताओ लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक लूँ. 0 से लेके आर तक, कैपिटल आर तक. तो ये हो गया 0 से कैपिटल आर. ठीक है. तो ये बन गया आई इज़ इक्वल टू क्या हो गया. 2m/r स्क्वायर इंटू एक्स रेज़्ड टू पावर 4 है ना. एक्स की जगह क्या लिखेंगे हम. क्या लिखेंगे कैपिटल आर. क्या लिखेंगे कैपिटल आर रेज़्ड टू पावर 4/4. ठीक है. ये आर स्क्वायर इससे कट गया, 2 इससे कट गया. तो आई की वैल्यू क्या आ गई. mr²/2. क्या वैल्यू आ गई. mr²/. समझ आया सभी को. किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला. ये किसका निकाला. डिस्क का. रिंग का कितना होता है. रिंग का कितना होता है mr². डिस्क का कितना होता है mr²/2. क्लियर. करो नोट इसको, फटाफट से नोट करो. ठीक है. सेल्फ स्टडी करो. संडे को जो पेपर होगा ना अच्छा होना चाहिए. बात समझ में आ गई है. बहुत रिवाइज करवा दिया मैंने. बहुत 5 क्वेश्चंस के टेस्ट ले लिए बच्चों की तरह. ये 5 क्वेश्चन करो बहुत हो गया. अब सब कुछ जो करवाया हुआ वर्क पर एनर्जी तक आएगा. उसका प्रॉपर पेपर दो. घंटे का लें 3 घंटे का लें. 1.5 घंटे का ले लेते हैं. 1.5 आवर्स का तो होना ही चाहिए पेपर. ठीक है. करो इसको नोट. कर लिया. mr²/2. मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसकी होगी. डिस्क की होगी. किसकी होगी. डिस्क. रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बेटे. रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है. थोड़ा जल्दी रिस्पांस दो यार. तुम तो कैसे सो के रिस्पांस देते हो. रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है mr². डिस्क का क्या होता है mr²/2. ठीक है. चलो हमने एक रिलेशनशिप निकाला था. चलें आगे. एक रिलेशनशिप निकाला था हमने. टाउ इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा. टाउ क्या होता है. टॉर्क क्या होता है. टॉर्क. आई क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. एल्फा क्या होता है एंगुलर. 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी हमने. कौन कौन सी थी वो. पहली इक्वेशन कौन सी इक्वेशन. ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस. सेकंड क्या थी. बीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर. तीसरी कौन सी थी. ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा. बेटे एक ना हमने पढ़ा था. एक हमने पढ़ा हुआ है इम्पल्स. क्या होती है इम्पल्स. इम्पल्स क्या होती है बताओ. फोर्स इनटू टाइम.
एक होती है मेरे पास एंगुलर इम्पल्स। क्या होती है? एंगुलर इम्पल्स को हम बोलते हैं फोर्स की जगह रोटेशन मैकेनिक्स में क्या आ जाता है, जहाँ पे लीनियर काइनेमेटिक्स में फोर्स थी, रोटेशन मैकेनिक्स में वहाँ पे टॉर्क आ जाती है। क्या आ जाती है? तो एंगुलर इम्पल्स क्या होगी बताओ? टॉर्क इनटू टाइम। लिख लो, लिखो एंगुलर इम्पल्स। एंगुलर इम्पल्स को जे के साथ डिनोट किया जाता है एंड इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल टू टॉर्क इनटू टाइम। टाउ है टॉर्क। ठीक है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या था? एफ इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा, एफ इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। एफ इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। अब यहाँ पे मुझे बताओ, जो रोटेशन मैकेनिक्स है फोर्स की जगह क्या आ जाएगा? टॉर्क। तो यहाँ क्या लिख दूँ? टॉर्क वेक्टर इक्वल्स टू पी की जगह क्या आएगा? लीनियर मोमेंटम की जगह क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं? देखना अपनी कॉपीज पे देखो, जो घर जाके खुलती नहीं है, एल से। फिर टॉ वेक्टर इज इक्वल टू डी एल अपॉन डी टी। क्या होता है? डी एल अपॉन डी टी। एल क्या है हमारे पास? एंगुलर मोमेंटम। अब ध्यान से सुनना, हमने पढ़ा था अगर एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू 0 हो तो लीनियर मोमेंटम, यार जितनी लीनियर मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व्ड रहता है। इसी तरीके से अगर एक्सटर्नल टॉर्क की वैल्यू 0 हो तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है? कंजर्व्ड रहता है। क्या रहता है? लिखो, लिखो, if external torque acting on the system is 0, if external torque acting on the system, if external torque acting on the system, acting on the system is 0, then angular momentum remain conserved. Angular momentum remain conserved। मतलब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम रिमेन कंजर्व। ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है। किसी को अगर रोटेशनल मैकेनिक्स आ रहा है तो ये 100% आता है। अच्छा, अब मुझे बताओ, एल, जो एल वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है बेटे? क्या होता है इसका मामला? एम इंटू, यार किताब भी नहीं खोलनी घर जाके तो अगले दिन आ जाना ऐसे उठ के। एल इज इक्वल टू क्या होता है? आर वेक्टर क्रॉस ऑफ पी वेक्टर। पी किसके इक्वल होता है? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो ये एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? एम इंटू वी इंटू आर। एम इंटू वी इंटू आर। वी क्या होता है? वेलोसिटी। आर क्या होता है? आर क्या होता है? आर क्या होता है? रेडियस, मतलब जो डिस्टेंस होता है उसका सेंट्रल एक्सिस है। एम क्या होता है? मास। अच्छा, फिर अब मुझे ये बताओ कि अगर आपने v इज इक्वल टू आर ओमेगा पुट कर दिया यहाँ पे तो क्या बनेगा बताओ? एल वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल हो जाएगा? एम इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। ये एम आर स्क्वायर क्या है? एम आर स्क्वायर, हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये एल की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? आई इंटू ओमेगा। आई इंटू ओमेगा। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। अब अगर एक्सटर्नल टॉर्क की वैल्यू 0 है तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम आई टू ओमेगा टू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू, तुमने यही तो पढ़ा बेटे
कि अगर एक्सटर्नल टॉर्क की वैल्यू 0 होगी तो मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व्ड होगा। अच्छा, अगर कंजर्व्ड होगा तो इसका मतलब मैं क्या बोलूँ? इनर्शिया इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। कह सकता हूँ वो आई इंटू ओमेगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है ना गुरु, ये कॉन्स्टेंट है तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के वन ओमेगा। तो यहाँ से आई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जांपल है अब इसका। आई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। क्वेश्चन आता है, वो वैलिड आंसर्स नहीं होते, वैलिड आंसर्स, कभी जब वो हाथ अपना खोलते हैं तो उनकी स्पीड इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है? हाथ खोलते हैं तो स्पीड इंक्रीज होती है। देखे कभी वैलिड आंसर्स? या जिसने जिमनास्टिक वगैरह किया उसको पता है? नहीं। अच्छा, स्विमिंग करिए कभी? करिए स्विमिंग नहीं करी। करिए सर आगे। चलो फिर कैसे सोच के बनाएं? हाँ, जब टाइम मारते हैं। देखो मेरी बात सुनो, जो वैलिड आंसर्स होते हैं ना, जनरली जब वो अपना हाथ खोलते हैं तो उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू बढ़ जाती है, और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू बढ़ती है तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाती है? डिक्रीज। तो जब उन्होंने तेज़ तेज़ रोटेशन लेनी होती है ना, तो वो अपना हाथ बॉडी को स्क्वीज़ कर लेते हैं और उनकी रोटेशन तेज़ हो जाती है। और जब उन्होंने रुकना होता है वो हाथ को खोल लेते हैं तो उनकी जो स्पीड है वो क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। ये वैलिड आंसर्स के केस में क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन आता है समरसॉल्ट्स। स्विमर ने जब तो वो समरसॉल्ट्स ले रहा होता है, समरसॉल्ट्स तो वो अपनी बॉडी को पूरा स्क्वीज़ करके इस तरीके से समरसॉल्ट्स लेता है, और फिर जैसे ही पानी के पास जाने लगता है वो अपनी बॉडी को खोल लेता है, क्योंकि जब वो पानी के पास जाता है तो उसको वेलोसिटी अपनी कम चाहिए, क्योंकि अगर वो ज़्यादा वेलोसिटी से पानी को हिट करेगा तो हर्ट हो जाएगा। तो ये समरसॉल्ट्स वाला भी केस हो गया, वैलिड आंसर्स का भी केस हो गया। मतलब अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू ज़्यादा तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी? लिखवा देता हूँ, लिखो। फर्स्ट पॉइंट लिखो, लिखो इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इंक्रीज्ड, if the moment of inertia is increased, if the moment of inertia is increased, the value of omega is decreased. Next point लिखो, लिखो in the case of valid answers, in the case of valid answers, comma, when they open their arms, when they open their arms, their moment of inertia is क्या होता है? इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है? इंक्रीज। देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इंक्रीज्ड, so angular velocity is reduced, so angular velocity is reduced. Whereas when they close their arms, whereas when they close their arms, whereas when they close their arms, their angular velocity is increased, their angular velocity is increased because moment of inertia is decreased, because moment of inertia is decreased. Because फिर समरसॉल्ट का तो अपने हम लिखा ठीक है, लिखो। लिख लियो इन द केस ऑफ समरसॉल्ट। सेकंड पॉइंट, इन द केस ऑफ समरसॉल्ट्स, लो, in the case of somersaults, in the case of somersaults,
when the swimmer is about to hit the water surface, it opens up its arms. It opens up its arms so as to reduce the angular velocity. एक बुकलेट देना एक मेरे को, जिनके पास 2 और बुक दे दो, आपके पास कोई दो, ठीक है। बुकलेट खोलना जरा, बुकलेट। बुकलेट का पेज नंबर है यार बोलो मत, पेज नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 13। पेज नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 13। करा हुआ है ना? करो सॉल्व, 1 मिनट लो और फटाफट सॉल्व करो। पेज नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 13, टी वाला, टी शेप्ड ऑब्जेक्ट वाला, सॉल्व करो इसको। बिल्कुल चुप रहना है, ये आवाज़ नहीं आनी चाहिए मेरे को, आवाज़ से बड़ी इरिटेशन है मेरे को। हाँ जी बताओ। बी बाट लॉक कर लिया जाए। बी बाट आ गया सभी का, बी बाट। डी सी वाला कोई होगा, ए वाला भी कोई होगा। देखो 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 बेटे, नंदिनी देखो, ये 12 है ना, ये 12 है। पहले तो इसका सेंटर मास यहाँ पे कहीं पे लाया करेगा, ये लेट मी यूज द डिफरेंट कलर, यहाँ पे लाई कर गया। अच्छा भाई कौन बोल रहा है ग्रीन कलर? यहाँ पे हम कलर खेल रहे हैं। अच्छा ये देखो, इसका जो सेंटर ऑफ मास है और ये कहाँ पे लाई कर जाएगा, यहाँ पे कर जाएगा, ठीक है। इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है कहाँ पे लाई करेगा, इसके सेंटर पे। अब देखो जो 12 है, 12 का आधा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आधा डिस्टेंस 12 का L हो जाएगा। अगर ये L है तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, L/2। तो नीचे से ग्राउंड से विद रिस्पेक्ट टू C पूछा ना उसने, कितना डिस्टेंस हो जाएगा, ये 12 माइनस L/2 मतलब 4L माइनस L/2 मतलब 3L/2 आ गया। तो इसका मतलब कौन सी ऑप्शन है, बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, पता क्या मेरे को ना ये आवाज़ नहीं चाहिए, चुप रहो। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया सभी का? 14 को पढ़ो मिस्टर पांडे। M1 एंड M2, यहाँ पे बनाओ M1 और साथ में
दूसरा बना हुआ है ऐसे M2 टू पार्टिकल सिस्टम है, ये M2 हो गया। फिर If the first particle is pushed towards the center of mass through a distance d, D से पुश करते हैं आगे। by what distance should the second particle be moved so as to reach the center अब ध्यान से of सुनो mass? मेरी एक बात, मुझे आंसर देना। मान लो किसी भी चीज़ का, जैसे ये M1 M2 का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहीं पे बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तुम अगर M1 को हल्का सा टुवर्ड्स द राइट साइड शिफ्ट करते हो तो तुम्हारे हिसाब से जो सेंटर ऑफ मास है वो भी कहाँ पे शिफ्ट होना चाहिए? Left side. बेटे ध्यान से सुनो, मैं कह रहा हूँ M1 और M2 का सेंटर ऑफ मास कहीं पे बीच में है, फिर मैं M1 को इधर को शिफ्ट कर देता हूँ तो उसका सेंटर ऑफ मास भी कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा? राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा ना। जितने अमाउंट से तुम एक मास हिलाओगे उतने अमाउंट से दूसरे मास का सेंटर ऑफ मास भी क्या होगा? शिफ्ट होगा। तो अब अगर मान लो फर्स्ट का उसने कितना अमाउंट बोला, कितना अमाउंट बोला? M1 इंटू डी से बोला, तो मेरे को M2 को भी कितना डिस्टेंस शिफ्ट करना पड़ेगा कि ये डी पे रहे, वो मैंने x मान लिया। देखो ना, देखो मेरी बात सुनो, देखो पहले इसने नंदिनी ने क्या किया, इसको पकड़ा मास को और इसको इधर लेके गई। यहाँ पे दूसरी नंदिनी खड़ी हुई है, ये भी इसको थोड़ा इधर ले जाएगी, ठीक है। कि सेंटर ऑफ मास को फिर से कहाँ पे, अब बीच में ही है जहाँ पे पहले था, क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास का पॉइंट है वो क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। याद है तो मेरे को एक्सप्लोजन वाला केस बताया था कि वो एक्सप्लोड भी होता है लेकिन जो सेंटर ऑफ मास है वो पैराबोलिक पाथ ही लेता है। तो सेंटर ऑफ मास हमेशा कंजर्व रहेगा, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर तुमने इसको शिफ्ट किया तो इसको भी हल्का सा शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि सेंटर ऑफ मास का पॉइंट क्या रहे? सेम रहे। क्या रहे? सेम। अब M1 की वैल्यू कितनी मैंने कर दी? D के साथ। अब M2 कितना शिफ्ट करना पड़ेगा? वो x कर दिया मैंने, मान लो x की वैल्यू क्या होगी? M1 D अपॉन, कौन सी ऑप्शन है जल्दी से? तो डी बार पे टिक करो, फटाफट करेंगे हम क्वेश्चन। डी पार्ट हो गया M1 D अपॉन M2। ये ना, ये नोट करते रहना, मेरे को बताते रहना कि ये क्वेश्चन हो गए। चेक अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो बराबर। क्वेश्चन 5, पार्टिकल ऑफ मास है मूव्स अलोंग द लाइन PC with velocity v is showing what is the angular momentum of the particle about O ना, ये नीचे वाला लिख लो पॉइंट जहाँ पे एक्सिस ज्वाइन नहीं हो रही, वो पॉइंट O है, लिख लो वो पॉइंट O है। तो मुझे बताओ एंगुलर मोमेंटम निकालना है। क्या निकालना है? क्या निकालना है? यार तुम रिस्पॉन्ड नहीं करते, तुम्हारा रिस्पॉन्स बहुत स्लो है। इतना स्लो कि वो प्रोसेसर तुम्हारे इंटेल के ज़माने का प्रोसेसर चली जा रहा है। अब इंटेल का प्रोसेसर ना तुमने देखा नहीं, जो पहले प्रोसेसर, जो पहले कंप्यूटर्स आते थे ना, आजकल तो बूटिंग टाइम बड़ा हो गया। हम लोगों ने जो कंप्यूटर देखे हैं उनको ना पहले हम ऑन कर देते थे, फिर 20-25 मिनट के बाद वापस आते थे, फिर वो स्क्रीन का डेस्कटॉप आ जाता था। और अब आजकल तो लोगों को है ना, क्लिक करेंगे फटाफट फोल्डर खुलेगा। हमारे टाइम पे ऐसे नहीं था, हम क्लिक करते थे फिर हम वेट करते थे फोल्डर ओपन होएगा। और अगर फोल्डर का साइज़ ज़्यादा हो गया बस फिर तो तुम सो ही जाओ, पता नहीं फोल्डर खुलेगा नहीं खुलेगा। वो टाइम था इंटेल का, इंटेल के प्रोसेसर का। पर तुम्हारा प्रोसेसर मुझे लगता है अपडेट हुआ ही नहीं अभी तक। अब देखो क्या बताना है मैंने, एंगुलर मोमेंटम। क्या बताना है? एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? लीनियर मोमेंटम इनटू, तुम्हें तो ना, तुम्हें पता क्या? ओके बेटे, पेज नंबर 4 ऐसे टीचर चाहिए तुमको। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लीनियर मोमेंटम किसके इक्वल होगा? मास इनटू वेलोसिटी के। बेटे इसमें जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, रेफरेंस एक्सिस है, वो कितना है? स्मॉल एल है। तो एम बी इंटू क्या हो जाएगा? स्मॉल एल। तो कौन सी ऑप्शन है बताओ? बी बार इज द करेक्ट ऑप्शन।
बी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, लिख लिया? तो चलो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला बोलो, पी वेक्टर इज इक्वल टू एम इंटू, बोलो बेटे सारे, पी वेक्टर इज इक्वल टू एम इंटू बी वेक्टर। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब एम पी आर। क्या तो मैं चीख रहा हूँ, इतनी इनको कहाँ से प्यास लगी जा रही है? बॉटल नहीं करनी सर्कुलेट अब। एम बी इंटू एल, एम बी इंटू एल। ठीक है, वो क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम। क्या होता है? एंगुलर। टाउ इज इक्वल टू डी एल अपॉन डी टी। टाउ इज इक्वल टू डी एल अपॉन, लिखो इसको, लिखो लिखो, टाउ इज इक्वल टू डी एल अपॉन डी टी। टाउ इक्वल्स टू डी एल अपॉन डी टी। फिर लिखो कैपिटल एल इज इक्वल टू एम वी आर। कैपिटल एल इज इक्वल टू एम इंटू वी इंटू आर, लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लास के बीच में तो अलाउड नहीं होता। जवाब आगे से ध्यान रखना, अभी आते हैं। ठीक है, लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 7 ये पढ़ेगी, उसको देते हैं पढ़ने को। जसप्रीत आप पढ़ो, जसकिरत। पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है आर वेक्टर, और टाउ वेक्टर दिया हुआ है टाउ वेक्टर, और एफ वेक्टर दिया हुआ है एफ वेक्टर। तो ध्यान से देख के ऑप्शन बताओ कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। टाउ वेक्टर डॉट आर वेक्टर इक्वल्स टू 0, कौन सी करेक्ट है? या नॉट इक्वल टू 0। टाउ वेक्टर का पहले फॉर्मूला बोलो। टाउ वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बेटे? आर वेक्टर क्रॉस ऑफ एफ वेक्टर। अब बताओ, देखो अगर मान लो आर वेक्टर डॉट टाउ वेक्टर करते हो तुम, तो मुझे बताओ जब आर क्रॉस एफ करेंगे तो इसका जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन आएगी, क्योंकि यहाँ तो वो इंटू द प्लेन है, यहाँ पे मतलब जो तुम्हारा आर वेक्टर होगा उसके साथ टाउ वेक्टर का एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। कितना हो जाएगा? तो जब तुम डॉट को खोलोगे cos 90 की वैल्यू कितनी आएगी? तो टाउ डॉट आर कितना आ जाएगा? इसी तरीके से टाउ डॉट एफ भी क्या हो जाएगा? 0। लिख लो, टाउ वेक्टर डॉट एफ वेक्टर इज आल्सो इक्वल टू 0। कौन सी ऑप्शन है? डी पार्ट। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 को रीड करो। अच्छा एक मिनट, ये नहीं 8 नहीं अभी होगा, 8 नहीं अभी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा। 19 पढ़ना जरा, पढ़ो 19 क्वेश्चन को रीड करो। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल रोटेटिंग विद द सेंट्रल फोर्स इज कांस्टेंट ड्यू टू क्या आंसर आएगा बेटे? 4 ऑप्शन में से सही बताओ मुझे, क्या आएगा? ड्यू टू 0 टॉर्क, क्योंकि टॉर्क जब 0 होती है तभी तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व। लिखो 0 टॉर्क, ड्यू टू 0 टॉर्क। क्वेश्चन कर लिए हमने 2, उसको डिस्कस कर लेना। 0 टॉर्क पे ऊपर टिक लगा दो। फिर खोलो पेज नंबर देना देना, पेज नंबर है 2016। पेज नंबर 16, हाँ पेज नंबर 16 16 पढ़ने वाली क्या बात है? नहीं 16 गलती से बोल गया हुआ। 16 का क्वेश्चन 5.1 पढ़ो, पढ़ना जरा चेक। ऑफ स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? उसके ज्योमेट्रिकल, लिख लो ऊपर ज्योमेट्रिकल सेंटर। रिंग का, सिलेंडर का कहाँ पे होगा? ज्योमेट्रिकल सेंटर। रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? आउट ऑफ द रिंग। क्या होता है सेंटर ऑफ मास का पॉइंट निकाला था? 0,
2r/π और क्यूब का symmetrical center and each of the uniform mass density. Does the center of mass of a body necessarily lie inside the body? नहीं, वो बॉडी के बाहर भी हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 2 5.2 को रीड करेंगे मिस्टर पांडे. In the HCl molecule, the separation between the कौन सा मॉलिक्यूल है? HCl मॉलिक्यूल है. आगे of two atoms is about 1.27. 1.27. ये देखो, ये ऐसे, ये है ना H, तो यहाँ पे मान लो ये H है और ये Cl है. कितना डिस्टेंस है इनके बीच में? 1.27 इंटू 10⁻⁻10. वेरी गुड, तुमको आर्मस्ट्रॉन्ग पता है क्या होता है. आगे वेरी गुड, वापस दे दो. आगे करो. Find the approximate location of the CN of the molecule given that the chlorine atom is about 35.5 times as massive. मतलब अगर हाइड्रोजन का मास m है तो क्लोरीन का मास कितना हो जाएगा? 35.5 m. ये उसने बता दिया. क्या निकालना है? And nearly all the masses of an atom is concentrated in its न्यूक्लियस. ओके, आगे कैलकुलेट. क्या कैलकुलेट? लोकेशन ऑफ व्हाट? CM क्या होता है? सेंटर ऑफ मास. फॉर्मूला क्या होता है एक्स सेंटर ऑफ मास का? बोलो. m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2 m1 प्लस m2. अच्छा, अब ध्यान से सुनो, इसको रेफरेंस ले लो. तो मुझे बताओ x1 m1 का मास कितना है? स्मॉल m है. x1 कितना है बेटे? 0. तो m इंटू क्या हो गया? 0 प्लस m2 कितना है बेटे? 35.5 इंटू x2 कितना है? 1.27 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय 36.5. निकल जाएगा एक सेंटर ऑफ मास. हाँ बेटे, mm तो ऊपर से कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे, इसे मैंने लिखा ही नहीं. mm कैंसिल नहीं हो गया. चलो, मैं वैसे लिखना तो था लेकिन मैं भूल गया. तो ये mm, वैसे mm क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. अब मेरे को बताओ, एक मिनट, ये तो आ गया, एक सेंटर ऑफ मास तो आ गया. वाई सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? m1 वाई सेंटर ऑफ मास क्यों निकालेंगे? क्यों निकालेंगे? वाई सेंटर ऑफ मास निकालेंगे ही नहीं. क्या निकालेंगे? सिर्फ एक सेंटर ऑफ मास. वाई सेंटर ऑफ मास क्या आएगा? 0. लिखो वाई सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू 0. ठीक है, समझ आ गया मिस्टर पांडे? m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2 हो गया. लो, अनिकेत मुझे ना डिस्टर्बेंस दीजिए. पता लग गया ना? देख, तू डर के रहा. अगर एक पंच आया ना, अगर देखो HCl निकल गया सभी का सेंटर ऑफ मास. अब ना एक क्वेश्चन आता है बहुत फेमस. पहले क्वेश्चन लिख लो. लिखो. अच्छा, ये नोट कर लिया कि करना है अभी? सेंटर ऑफ मास तुमने रिंग का निकाला. कितना निकाला बेटे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का कितना निकाला? mr². कितना निकाला? अब एक बात बताओ, एक रिंग, एक और रिंग है ऊपर, एक और रिंग है ऐसे. ये रिंग्स अगर कंबाइन हो गई तो कौन सा सिलेंडर बनेगा? हॉलो या सॉलिड? हॉलो सिलेंडर. क्या बनेगा? इसका मतलब हॉलो सिलेंडर का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होता है जो कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है. पहला पॉइंट. दूसरा, ध्यान से सुनो, एक डिस्क, दूसरी डिस्क, तीसरी डिस्क, तो कौन सा सिलेंडर बनेगा? सॉलिड या हॉलो? सॉलिड सिलेंडर बनेगा. इसका मतलब सॉलिड सिलेंडर का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही होता है जितना, लिखो पॉइंट, ये लिखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ
Moment of inertia of ring is equal to moment of inertia of ring is equal to moment of inertia of ring is equal to moment of inertia of hollow cylinder, which is equal to mr square या mr square by 2 mr square. Hollow cylinder, which is equal to mr square. फिर लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, विच इज इक्वल टू mr square upon 2. mr square upon 2. ठीक है. फिर एक और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता रहा हूँ जिसमें ना सॉलिड स्फीयर आता है. सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस विच इज पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर. अच्छा, ये जो मैंने पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताए हैं ना, ये सारे सेंट्रल एक्सिस ही हैं, पता है ना तुमको, विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन. सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I इज इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर. लिख लो. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सीधा है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर इज इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर comma this moment of inertia is about the axis which is passing from the diameter of the sphere, diameter of the sphere. Diameter of the sphere. ठीक है. फिर लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द हॉलो स्फीयर. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द हॉलो स्फीयर. ये किसके इक्वल होता है? हॉलो स्फीयर का किसके इक्वल होता है? 2/3 mr स्क्वायर. 2/3 mr स्क्वायर. 2/3 mr स्क्वायर. किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा, हॉलो स्फीयर का कि सॉलिड स्फीयर का? हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? ज़्यादा. ठीक है. क्लियर. अब हमने निकालना है, लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अब ये इवैल्यूएट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड about its axis passing perpendicularly from the center of the rod. मतलब मैं बताता हूँ. सेंटर ऑफ रॉड मतलब क्या है कि मान लो अगर मेरे पास एक रॉड है तो ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे, ये ऐसे निकालना है इस एक्सिस के क्रॉस. ठीक है. चलो सॉल्व करें. तो मैं यहाँ पे रॉड बनाता हूँ एक पहले. ये कौन सी एक्सिस है? मतलब डॉट का लाइन मतलब परपेंडिकुलरली है कि परपेंडिकुलर जा रही है टू दी प्लेन, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ द रॉड. अच्छा, अब इस रॉड की जो लेंथ है टोटल वो कितनी ले लेते हैं हम? एल ले लेते हैं. कितनी ले लेते हैं बोलो? ये एल ले लिया. अच्छा, इस तरफ ये आधा पॉइंट है, ये कितना हो जाएगा?
L/2 और ये भी कितना हो जाएगा L/2। यहाँ तक समझ आया? रॉड का क्या निकाल रहे हैं हम? रॉड का क्या निकाल रहे हैं हम? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। याद है रॉड का सेंटर ऑफ मास भी निकाला था ना? कहाँ पे आया था वो? सेंटर पे आया था ना L/2। अच्छा 0 आया था ना उसका। अब सुनो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास भी ऐसे निकाला था। x डिस्टेंस पे गए, किससे तोड़ लिया? dx से। तो इसको भी ऐसे ही करना है। x डिस्टेंस पे गए, dx से तोड़ा, x से गए यहाँ पे और इसको dx से ब्रेक किया, dx। अब मान लो कंप्लीट लेंथ का जो मास है रॉड का वो कितना दिया हुआ है? कैपिटल M। 1 का मास कितना दिया होगा? कैपिटल M/L। और फिर ये जो छोटा सा पोर्शन है dx, इसका मास कितना हो जाएगा? M/L इंटू dx। ये वैल्यू किसके इक्वल है? ये वैल्यू किसके इक्वल है? dm के। किसके इक्वल है? dm के। लिखो यहाँ तक, फटाफट से लिखो तान्या से पहले। अच्छा तो देखो डी आई की वैल्यू क्या होगी? डी एम इंटू ये डिस्टेंस कितना है? x। तो डी एम इंटू क्या हो जाएगा? x²। डी एम इंटू x²। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? डी आई इज इक्वल टू डी एम की वैल्यू कितनी है बताओ? M/L इंटू डी एक्स इंटू x²। तो यहाँ से डी आई किसके इक्वल हो जाएगा बोलो? M/L इंटू x² इंटू डी एक्स। चलिए यहाँ तक नोट। अच्छा अब नेक्स्ट में आ जाएगा मेरे पास डी आई इज इक्वल टू M/L इंटू x² dx इंटू x² dx। इंटीग्रेशन करेगा इसका, डी आई की इंटीग्रेशन करेंगे, i इक्वल्स टू क्या हो गया? इंटीग्रेशन ऑफ डी आई विच इज़ इक्वल टू M/L। ऐसे ही आ गया। और यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? x³/3। x³/3 ये आ गया। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक लूँ? मैं कह सकता हूँ अगर ये ओरिजिन है, देखो ध्यान से सुनो, ओरिजिन के इस तरफ जाना है तो -L/2, ओरिजिन के राइट साइड जाना है तो +L/2। तो पूरी लेंथ कवर हो जाएगी, मतलब -L/2 से +L/2 तक लिमिट्स ली। अच्छा M/L आ गया बाहर, M/3L आ गया बाहर। अंदर यहाँ पे x³ की जगह L/2 का क्यूब डाल देंगे, क्या हो जाएगा? L³/8। क्या हो जाएगा? L³/8 माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो गया, क्या हो गया? L³/8 ये बन गया। L³/8 प्लस L³/8 किसके इक्वल होगा? M/3L इंटू L³/4। क्या हो गया? L³/4। L से L कट गया तो ये क्या आ गया? ML²/12। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड about the axis which is passing perpendicular from the center of the rod। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आज के एनालिसिस है होमवर्क में, सारे के सारे जितने एनालिसिस मैंने किए ना, मुझे होमवर्क अभी मैं अगली बार चेक करवाओगे, पहले अपने आप करना है, जाके दोबारा करने बहुत ज़रूरी है वो। तो L³ है। ठीक है, L³/8 प्लस L³/8 क्या हो गया? L³/4 M/3L ML²/12 हो गया। इनर्शिया की वैल्यू आ गई। ठीक है प्रेरणा, ये क्या था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड। अब मुझे बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग क्या निकाला? क्या निकाला? लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, आई रिंग इज इक्वल टू mr²। सारे लिखो, आई रिंग भी, डिस्क भी,
और फिर सॉलिड स्फीयर भी, रॉड भी, सभी लिखो मैं। लिखो एक सेकंड। सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर भी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ hollow cylinder, mr square. Moment of inertia of solid cylinder, moment of inertia of solid sphere, moment of inertia of hollow sphere, moment of inertia of a rod, ml square upon 12. बुकलेट खोलो अपनी। लिखो क्वेश्चन नंबर 25। ये जो पहले है ना क्वेश्चन, अच्छा ये मैंने क्वेश्चन तुम्हें करवाए थे कुछ? हाँ स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन। हाँ कहाँ तक? अब देखो एक मिनट यार चुप, तो तुम चुप क्यों नहीं रहते यार? क्वेश्चन नंबर 12 कर लिया था ये तो। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ना जरा, कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है ये बताना है। देखो फैक्टर्स ऑन विच मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स, फैक्टर्स ऑन विच मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स। पहला पोजीशन ऑफ रेफरेंस एक्सिस, पोजीशन ऑफ रेफरेंस एक्सिस, पोजीशन ऑफ रेफरेंस एक्सिस। दूसरा
distribution of mass in the object, distribution of mass in the object. फिर क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो, ये तो कर लिया. Derive the relation for the moment of inertia of a ring, ये तो कर लिया. टिक लगाओ इसके ऊपर. 14 के ऊपर भी टिक लगाओ, सर्कुलर डिस्क के ऊपर. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सॉलिड सिलेंडर कर लिया. अच्छा, हॉलो एंड सॉलिड स्फीयर ये भी कर लिया. रेक्टेंगुलर स्लैब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखो. लिखो क्या होता है, m by 12 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. m by 12 इंटू ए स्क्वायर, ये a होती है लेंथ और b होती है ब्रेड्थ. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्लैब m by 12 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस. और स्क्वायर स्लैब में क्या होगा, ए और बी की वैल्यू सेम होती है, तो कितना आ जाएगा, m by 6 ए स्क्वायर, m by 6 ए स्क्वायर. ठीक है. उसके बाद ये थ्योरम नहीं अभी की हमने. क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ो. अच्छा नहीं, ये भी नहीं, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 18 पूरा नहीं हुआ. क्वेश्चन नंबर 25. वैसे ही क्वेश्चन है जैसा वो दिल वाला था ना हमारा. दिल तो बच्चा है जी, पता था ना. 25 होमवर्क लिखो. क्वेश्चन में खुश हो गए. क्वेश्चन 25 होमवर्क, ये तुम कर लोगे ना आप, कोई भी आए. अच्छा, फिर क्वेश्चन 26 का ए पार्ट भी करवा दिया था, बी पार्ट करवाना है. क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ो. क्या है 29? एंगुलर मोमेंटम बता दिया, लेकिन इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स नहीं बताए, वो तो मैं बाद में बता दूंगा. पोलर कोऑर्डिनेट्स भी चलो बाद में बता दूंगा. ये टॉर्क के भी पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं. पोलर कोऑर्डिनेट्स पता क्या होते हैं, तुमने वो नहीं किया था, r इंटू पी साइन थीटा. एल वेक्टर का फॉर्मूला क्या लिखा था तुमने, r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर, r इंटू पी साइन थीटा प्रूव करवाया था ना, वो वही होते हैं पोलर कोऑर्डिनेट. लिख लो उसके आगे पोलर कोऑर्डिनेट. फिर क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ो. क्वेश्चन नंबर 24. चलो पहले क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं. पहले इसके अंदर पेज नंबर 4 पे आओ. सेंटर ऑफ मास क्या लिखी है, हेडिंग क्या लिखी है बोलो, टिक लगाओ इस पे. पॉइंट नंबर 2 पे आओ. क्या है पॉइंट नंबर 2? मोमेंट ऑफ, इस पे भी टिक लगाओ. सारा दिया हुआ है पैरेलल एक्सिस में. फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 3 बताओ. ये भी हो गया, टिक लगाओ. 3.4 पढ़ो. 3.4 क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. अच्छा, पॉइंट नंबर 4 पढ़ो. कर लिया, L = I ओमेगा कर लिया हमने. यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग, ये रोलिंग तो भी करवाना है. रोलिंग और क्वेश्चन तो चलते. अच्छा, अब लिखो पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ टॉर्क. पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ टॉर्क. पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ टॉर्क. चलो, पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ टॉर्क ना, ये मुझे बताना नेक्स्ट क्लास में आते ही पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ टॉर्क करवाऊंगा. और साथ में ना होमवर्क नोट करो. क्या वो एक क्वेश्चन दो, वो तो है ही है. हाँ, वो उसको दोबारा करना है. ठीक है. और संडे के टेस्ट का मैंने बता दिया कि संडे को तुम्हारे पास कंप्लीट वर्क पावर एनर्जी तक टेस्ट होगा और क्वेश्चन होंगे उसमें. क्वेश्चन सॉल्व करने हैं क्वेश्चन.
पूरे, ठीक है। तो लिखो आज का टेस्ट, लिखो क्लास टेस्ट। हाँ बेटे, हाँ हाँ मिक्स होगा, जैसे स्कूल में आते हैं। 1.5 घंटे का होगा या 2 घंटे का होगा? 1.5 का हाँ 3 घंटे का। पता है क्या, वैसे बात ये ठीक कह रही है, 3 घंटे का अगर मैं लूँगा तुम्हारी सितंबर के एग्ज़ाम की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। हाँ ओहो, पता है क्या तुम ना, चलो मैं देख लूँगा, मैं बता दूँगा तुमको जैसा भी होगा। तुम अभी क्वेश्चन लिखो जो करना है। मेरे को वो प्रिंट देना जरा जिसमें था वो। बस एक कॉपी निकालो, बात नहीं करनी है किसी ने, और अलग अलग बैठे हो। चल कोई बात नहीं, ऐसे बैठ लिखो। For a freely falling object, prove that energy is conserved at every point. Energy is conserved at every point.